अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और हम साल 2026 में दाखिल हो चुके हैं। कल बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स आए साल के आखिरी डूबते हुए सूरज के, और इसको अलविदा कहते हुए सब ने यही तहैया किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आने वाले दिनों के लिए दुआ गो रहे कि आने वाले दिन ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि मिनहसुल कौम और हमारे मुमलिकत खुदादाद के लिए अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ और अच्छी ख़बरों के साथ आए। साल 2026 जैसे हम अक्सर बात कर रहे थे कि इसका अदद बनता है G1 और नंबर 1 पे आने की दौड़ में सारी दुनिया आगे आगे है। लोग ये कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली या माशी प्रॉब्लम्स ये तो बात की बात है, लेकिन कई ममालिक ऐसे भी हैं जो एक रेस में हैं, एक ईगो रेस में हैं। तो आने वाले कुछ साल फ़ैसला कुन हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। इसके अलावा जो जिद्दतें आ रही हैं, जो इनोवेशंस आ रही हैं, ना सिर्फ हमारे माशी निज़ाम में टेक्नोलॉजी और AI को लेकर, उसके लिए भी लोगों ने कहा कि आने वाले साल कई चीज़ों को तब्दील करेंगे कुछ ऐसे अंदाज में कि शायद आप उसको पहचान भी ना पाएँ। इसी तरह शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं सबसे पहले घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए। इफ़ वी सी द सेलिब्रेशंस, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर से जिस तरह ये तमाम चीज़ों की शुरुआत हुई, इट कैरीड ऑन, और जिस तरह के तमाम ममालिक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, जो एहतमाम करते हैं, वहाँ पे आपने रंगारंग तकारीब देखी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के बाद हम देखते हैं कि लंदन में भी, इसके अलावा आप GCC ममालिक अगर दुबई की बात करें तो बुर्ज खलीफा के पास भी एक काउंटडाउन हुआ, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसको भी रोशनियों से, फायरवर्क से, जगमगाते आसमान के साथ 2026 का खैर मक़दम किया गया। आगे बढ़े तो टाइम स्क्वायर पे हमेशा की तरह बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, और हालांकि ये एक मिड ऑफ द वीक सेलिब्रेशन थी, इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग आए। अच्छा जी, अगर कराची शहर की बात की जाए तो यहाँ पे भी रंगारंग तकारीब हुई, फायरवर्क्स हुए, साहिल समंदर पे लोग मौजूद थे और ये एक बहुत ही खूबसूरत समा था। लेकिन सबसे पहले साल का आगाज़ कैसे हुआ और साल को हमने वेलकम कैसे किया, इस पे दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दुनिया के कई ममालिक में 2026 का आगाज हो गया। साले नौ के जश्न का आगाज सबसे पहले न्यूजीलैंड से हुआ। ऑकलैंड में मकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजते ही भरपूर जश्न मनाया गया। स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी साले नौ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ब्रिज हार्बर आतिशबाजी के बाइस रोशनियों में नहा गया। जापान और जनूबी कोरिया में भी साले नौ का शानदार खैर मकदम किया गया। चीन में भी शानदार तकरीब में रोशनियों का सैलाब आ गया। 2, 1, Happy New Year! ड्रोन शो ने भी आसमान को रोशन कर दिया। ताइवान। जी जनाब, ये सेलिब्रेशंस चलती रहेंगी और यकीनन आज मैं देख रही हूँ कि
सड़कें थोड़ी सी सुनसान है, एक तो बच्चों की छुट्टियां हैं तो वो स्कूल वाला रश हमें नहीं मिल रहा, लेकिन जो बेचारा कॉर्पोरेट मजदूर है वो तो पहुंचा है अपनी जगह पे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कल रात बहुत सारी तनबीहात और तमाम तरह अहकामात के बावजूद बड़ी तादाद में नफरी मौजूद थी। कराची में फिर भी 9:30 का आगाज़ एरियल फायरिंग से किया गया, जिससे तकरीबन 9 लोग ज़ख्मी और 16 अफराद को इस वक्त अरेस्ट भी किया गया है जो इस शुगल मेले में इन्वॉल्व थे। तो ये जो इस वक्त ज़ख्मी हैं हो सकता है अल्लाह ताला उनको यकीनन ज़िंदगी और सेहत दे, लेकिन वी डोंट नो हाउ क्रिटिकली इंजर्ड दे माइट बी। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। साल 2026 में क्या जो अक़वाम आलम के तनाज़ात हैं उनमें बेहतरी नज़र आ रही है, नया ऑर्डर जिसकी अक्सर बात की जा रही है वो उभरता हुआ नज़र आ रहा है, उसको भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और हमेशा रहनुमाई करते हैं बैनुल-अक़वामी उमूर और उनके मामलात के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। Likewise, a very happy new year to you, your team, and the entire viewer of your channel. थैंक यू सो मच जमील साहब। मुझे बताइए कि साल 2025 को बैनुल-अक़वामी उमूर फॉरेन अफेयर्स के लेंस से अगर देखा जाए तो ये साल कामयाबियों का साल था, इट वाज अ ईयर एज यूजुअल, और डिड वी मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस? आप इसको कैसे देखते हैं इस साल को? जी, ये दुनिया में तो खैर काफ़ी भूचाल का साल था, लेकिन पाकिस्तान पर भी एक लिहाज से भूचाल आया जब पाकिस्तान ने मई में इंडिया के साथ जब पाकिस्तान की जंग हुई, मुठभेड़ हुई, उस वक्त भूचाल आया। लेकिन उस भूचाल से पाकिस्तान जिस अंदाज में उभरा है और जिस अंदाज में अपने डिप्लोमेटिक इमेज को उभारा है और जिस अंदाज से अपने फॉरेन पॉलिसी की उड़ान को आगे लेके गया है, तो यकीनन गुज़श्ता साल हमारा एक इस लिहाज से खुशी की नवीद थी हमारे लिए। और आगे चल के उम्मीद है कि इस साल नौ में हम उस तमाम जो हमारी अचीवमेंट हैं, क्योंकि दुनिया में अगर कोई मुल्क अपने को और अपने तशख़्ख़ुस को बढ़ाता है डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स के ज़रिए, और इस डिप्लोमेसी में दो चीज़ें शामिल हैं। डिप्लोमेसी की बहुत सारे इक़साम हैं, लेकिन जो हमें कामयाबी हुई है वो मजमूई तौर पर और सर फहरिस्त उसमें दो हैं, एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है और दूसरी मिलिट्री डिप्लोमेसी है। इन दोनों को जिस तरीके से साथ लेके चला गया है और जिसकी वजह से हमारा इमेज बढ़ा है, तो अब यही उम्मीद की जा सकती है और करनी चाहिए कि साल नौ में उसके समरात हमें अपनी मईशत के लिहाज से और बाकी हमारे अपने इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिहाज से बेहतर समत में जाएंगे और उसके असरात साल नौ में आवाम तक कुछ न कुछ पहुंचना शुरू होगा। जमील साहब, यू आर वेरी राइट टू पॉइंट आउट दैट इट हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट थैंक्स टू आवर पब्लिक डिप्लोमेसी एंड आवर मिलिट्री डिप्लोमेसी। लीडरशिप ने इन तमाम मामलात को जिस अंदाज से हैंडल किया है, अब आने वाले सालों में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का असर व रसूख बढ़ेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, सबसे पहले बैनुल-अक़वामी उमूर यानी तनाज़ात में अगर होना है, अगर एक रस्सा कशी होनी है रिसोर्सेज के ऊपर, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है मईशत से। इस वक्त लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े पंडित्स का मानना है कि जब भी हम देखते हैं कि माशी तौर पे पूरी दुनिया में एक दबाव है तो तनाज़ात, जंगें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इस पर्टिकुलर जो आपने भी जैसे इशारा किया कि जो झड़प जो वॉर लाइक सिचुएशन में हुई, हमारे ही खित्ते में हम एक दफ़ा फिर एक आर्म्स रेस देखते हैं। नो लॉन्गर इज़ न्यूक्लियर सेट टू बी अ डेटरेंट। अब दुनिया और जदीद हथियारों की तरफ जा रही है। व्हाट डज़ दैट मीन फॉर पाकिस्तान? जी, दुनिया पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के जो पूरी की पूरी हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी है और डॉक्ट्रिन है वो इंडियन सेंट्रिक है, और क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया ही सरफहरिस्त हमारा दुश्मन है, तो उस लिहाज से हमें अपने आप को, और अब क्योंकि हमें एक हमारा जो इमेज बढ़ा है उसकी वजह से हमें अपनी सलाहियत, दफ़ाई सलाहियत को भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से दुनिया में बाकी हर जगह पर आप देख रहे हैं कि आर्म सेल जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो दुनिया, आप सही कह रही हैं कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी अपने आप को उतना ही मजबूत करना चाहती है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस चीज़ का इल्म है कि न्यूक्लियर यानी कि जो न्यूक्लियर पावर्स हैं पाकिस्तान समेत, उनको सारों को पता है कि अगर खुदा न खास्ता दुनिया में कहीं भी किसी वक्त भी किसी वजह से भी
अगर न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो गया तो दुनिया फना हो जाएगी। यानी कि वो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से अब दोबारा उस पर इज्तनाब किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका तस्करा किया है, और एक दफ़ा नहीं, तकरीबन 3-4 मरतबे किया है कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तक पहुंच गए थे, और जिसकी वजह से उन्होंने पजीराई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की भी पजीराई की, जनरल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की, और बताया उन्होंने, और ये कह के बताया कि ये तकरीबन न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को स्टेबलाइज या उसको ख़त्म करने में फील्ड मार्शल ने काफ़ी किरदार अदा किया। तो जमील साहब मुझे ये भी जमील साहब मुझे ये भी बताइएगा कि कन्वेंशनल आर्म्स रेस रहेगी ख़ित्ते में, वो ममालिक जिनका दिफा मजबूत है उनकी साख मज़ीद आगे बढ़ती है, लेकिन कई दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक, अगर हम इस वक्त US की बात करते हैं, यूरोपियन ब्लॉक को देख लें, UK को देख लें, हर कंट्री इस वक्त कर्जे में डूबी हुई है, और लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब है रिसेशन आने वाला है, ग्लोबली चीज़ें बहुत बुरे अंदाज में होंगी, जैसे 2008 में देखा, शायद उससे भी बढ़कर। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को देखा जाए, इट इज़ इंटायरली हेज्ड ऑन 11 AI एंड IT कंपनीज ओनली। व्हाट डज दैट मीन फॉर द वर्ल्ड एंड इन पर्टिकुलर फॉर पाकिस्तान? जी हाँ, पाकिस्तान तो खैर AI की रेस में नहीं है इस वक्त, लेकिन उसका असर पाकिस्तान पर डायरेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जबकि वर्ल्ड इकोनॉमी बैठेगी, जब स्टॉक एक्सचेंज बैठेंगे, जब बैंक बैठेंगे, और वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी रिसेशन आया था और दुनिया ने उसको भुगता, पाकिस्तान समेत। पाकिस्तान पे उसका असर कम आया था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान समेत जहाँ के बैंकिंग निज़ाम में प्रॉब्लम हो गई थी, जहाँ और तकरीबन ये दुरुस्त है कि दुनिया में भी मईशत थोड़ी जिस दहाने पे जा रही है वो मकदूशियत की तरफ जा रही है, मईशत बढ़ाव की तरफ नहीं जा रही है। और कर्जे में आपने बताया कि सर फहरिस्त तो अमेरिका भी आप देख लें, जापान देख लें, अमेरिका 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे में डूबा हुआ है। अगर आज लोग अपने डॉलर खुले कराना शुरू करते हैं, आम फहम में मैं बात कर रहा हूँ, तो अमेरिका का दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि डॉलर डोमिनेशन इसलिए है कि दुनिया का कारोबार, लेन देन सारे का सारा डॉलर में है। अब कुछ रूबल्स में हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जाके 10 साल में पड़ेगा। तो यस, यह मईशत पे एक बोझ है, लेकिन उसके बावजूद कौमों की ज़िंदगी में जो जियोपॉलिटिकल मामलात हैं, अगर उसमें कोई कौम मार खा जाती है तो वो बिल्कुल। जमील साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जब मईशत डूबती है, तनाज़ात बढ़ते हैं, प्रेशर्स हम फील कर पा रहे हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जमील साहब, मैंने कहा कि एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगी। बहुत सारे हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजर्स आए, जो न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे शो पे आए, उन्होंने कहा आने वाले ये सिर्फ 2026 नहीं 2030 तक वो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड, जंगे, तनाज़ात, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्टिव वॉर्स देख रहे हैं। क्या आपको लगता है 2025 के बाद हम चीज़ें ग्लोबल पीस की तरफ जाएंगी, या आपको भी नज़र आ रहा है कि मज़ीद जंगें या खुदा न खासा प्रॉबेबली वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा सकते हैं? वर्ल्ड वॉर 3 की अभी नौबत कम से कम साल 9 में तो बिल्कुल नज़र नहीं आती, बल्कि काफ़ी अरसा तक नज़र नहीं आती। वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब क्या होता है, लोगों को ये समझना चाहिए। बहुत आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर 3 का, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब यह है कि दुनिया फना हो जाएगी। और वो कैसे? अगर न्यूक्लियर कहीं भी इस्तेमाल हो जाए तो 50 से 60 किलोमीटर आसमान में उसकी धूल, न्यूक्लियर धूल जाती है, जो 7 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करती है। कहत पड़ जाता है, मौसम चेंज हो जाता है, लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, कुछ तो तकरीबन करोड़ों के हिसाब से। तो पहली ब्लास्ट में ये तमाम चीज़ें, दुनिया को इस चीज़ का इदराक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यस, दुनिया में कन्वेंशनल वार्स का ज़रूर ख़दशा है, क्योंकि अभी गज़ा का मामला काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है, लेकिन इजराइल की धड़धर्मी की वजह से उसमें अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो एक वो डिस्टेबलाइजेशन का सिलसिला और टेररिज्म का सिलसिला बढ़ेगा। और दूसरा, यूक्रेन तकरीबन कल ही बल्कि उनके प्रेसिडेंट ने ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि या तो हम यूक्रेन का जो है पूरा एब्सोल्युटली राइट टू पॉइंट आउट टू दीज एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे दबाव हैं, इसके अंदर यकीनन एक एलिमेंट आता है फूड सिक्योरिटी का, इसके अंदर बात की जाती है ग्लोबल मईशत की, और सबसे बढ़कर ये कि जो हाइपर नेशनलिज्म इस वक्त माशरे में मौजूद है, जो रिलीजियोसिटी और रेडिकलाइजेशन के एलिमेंट्स हैं, इनको भी एक तरह से डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। दुआगो हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया
के लिए ये साल अमन, सलामती और मोहब्बत का गहवारा बने दुनिया। हम इन प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया को कायम करें और जो उसकी रियलिटीज़ हैं उसको फेस कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी बैक विद मोर स्टोरीज।